नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11वीं के गणित का अध्याय त्रिकोणमितीय फलन भाग 1। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं परिचय के साथ। आप सभी किसी एक दिशा में दो सरल रेखा का योग करना जानते ही हैं। आइए देखते हैं। चलिए हम यहाँ पर एक सरल रेखा लेते हैं जिसका नाम है ए बी, तथा हम यहाँ पर इसी दिशा में एक और सरल रेखा लेते हैं जिसका नाम है बी सी। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि रेखा ए सी का मान क्या होगा, तो आप बहुत आसानी से बता देंगे ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी। तो रेखा AC का मान आप AB प्लस BC बहुत आसानी से बता सकते हैं। पर चलिए यहाँ पर इस केस को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। हम एक दूसरी रेखा लेते हैं AB तथा रेखा BC को कुछ इस प्रकार लेते हैं। तो यहाँ पर है रेखा AB और रेखा BC, और हमें फिर से AC का मान ज्ञात करना है। तो क्या यहाँ पर AC का मान AB प्लस BC होगा? नहीं, यहाँ पर AC इज नॉट इक्वल टू AB प्लस BC। तो इसी तरह की गणनाओं का अध्ययन हम त्रिकोणमिति के अंदर करते हैं। तो चलिए आइए हम त्रिकोणमिति को समझते हैं। त्रिकोणमिति को इंग्लिश में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री, जो दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला है ट्रिगोन और दूसरा है मेट्रोन, जिनका मतलब होता है त्रिभुज की भुजाओं को मापना। तो आइए अब हम आगे चलते हैं और कोण का अध्ययन करते हैं। कोण को इंग्लिश में कहते हैं एंगल। कोण वह माप होती है जो एक किरण के उसके प्रारंभिक बिंदु के परितः घूमने पर बनता है। चलिए इसको उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए ये एक किरण है जो अपने प्रारंभिक बिंदु के परितः इस प्रकार घूम रही है, और इसके इस घूमने के माप को ही कोण कहते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और प्रारंभिक भुजा को समझते हैं। किरण के घूर्णन की मूल स्थिति को प्रारंभिक भुजा कहते हैं। आइए अंतिम भुजा को समझते हैं। किरण के घूर्णन की अंतिम स्थिति को कोण की अंतिम भुजा कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं और कोण के शीर्ष पर नजर डालते हैं। किरण के घूर्णन बिंदु को शीर्ष कहते हैं। अब आइए इन तीनों के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए ये कोई किरण है जो अपने प्रारंभिक बिंदु के परितः इस प्रकार घूम रही है। तो इसकी प्रारंभिक किरण, जिसे हरे रंग से दिखाया गया है, इसे प्रारंभिक भुजा कहते हैं, तथा अंतिम किरण, जिसे लाल रंग से दिखाया गया है, उसे अंतिम भुजा कहते हैं। तथा इन दोनों के क्रॉस सेक्शनल पॉइंट को शीर्ष कहते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और धनात्मक कोण के बारे में पढ़ते हैं। यदि प्रारंभिक भुजा व अंतिम भुजा द्वारा बनाए गए कोण का घूर्णन वामाव्रत है, तो उस कोण को धनात्मक कोण कहते हैं। आइए इसे फिगर से समझते हैं। यहां पर हम एक प्रारंभिक भुजा लेते हैं जो वामाव्रत यानी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। तो एंटी क्लॉकवाइज घूमने की वजह से इस कोण को धनात्मक कोण कहते हैं, जहां पर भुजाओं के नाम इस प्रकार है। यह है प्रारंभिक भुजा, यह है अंतिम भुजा, तथा यह है शीर्ष बिंदु। अब आइए
हम ऋणात्मक कोण के बारे में पढ़ते हैं। यदि प्रारंभिक भुजा व अंतिम भुजा द्वारा बनाए गए कोण का घूर्णन दक्षिणावर्त है तो उस कोण को ऋणात्मक कोण कहते हैं। दक्षिणावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। आइए हम इसे फिगर से समझते हैं। इसके लिए हम एक प्रारंभिक भुजा लेते हैं जो दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है। तो क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त दिशा में घूमने की वजह से इस कोण को ऋणात्मक कोण कहते हैं। जहां पर ये हमारी प्रारंभिक भुजा है, ये अंतिम भुजा तथा ये शीर्ष बिंदु है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और डिग्री माप के बारे में पढ़ते हैं। इसके लिए भी हम एक प्रारंभिक भुजा लेते हैं जिसे हम मानते हैं कि वामाव्रत दिशा में घूम रही है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जो कि इस प्रकार अपना घूर्णन कर रही है। और हम मानते हैं कि कुछ समय के उपरांत अपना एक पूरा घूर्णन करके अपनी प्रारंभिक स्थिति पर वापस आ जाती है। और इस पूरे बने कोण को हम 360 डिग्री बोलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि 1 डिग्री बराबर 1/360 गुणा एक घूर्णन, जहां पर ये 1 डिग्री को प्रदर्शित करता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और डिग्री से छोटे कोण के कुछ अन्य मात्रकों पर नजर डालते हैं। तो आइए देखते हैं। यहां पर हम 1 डिग्री को लिख सकते हैं 60 मिनट, जिसको इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। मिनट के लिए हम संख्या को उसके ऊपर डैश लगाकर लिखते हैं। तो आइए देखते हैं कि मिनट से छोटी यूनिट क्या होती है। तो 1 मिनट को लिखा जा सकता है 60 सेकेंड्स, जिसको इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। यहां पर सेकंड के लिए संख्या के ऊपर डबल डैश लगाए जाते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और कोण को डिग्री में मापने के कुछ उदाहरण देखते हैं, जिसमें पहला उदाहरण इस प्रकार है। यहां पर हम एक किरण लेते हैं जो एंटी क्लॉकवाइज यानी वामाव्रत दिशा में एक कोण बनाती है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यह कोण लंबवत कोण से आधा है, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे 45 डिग्री। आइए अगला उदाहरण देखते हैं। इसमें भी हम एक रे लेते हैं जहां पर दूसरी रे इससे इस तरह कोण बना रही है, जो कि एक लंबवत कोण है, इसलिए इसको हम बोलते हैं 90 डिग्री। आइए अगला उदाहरण देखते हैं, जिसमें हमारी पहली किरण इस प्रकार है तथा कोण बनाने के बाद अंतिम किरण इस प्रकार है। तो यह हमारा पूरा कोण 180 डिग्री कहलाता है। इसलिए सरल रेखा पर बने कोण को 180 डिग्री कोण कहते हैं। आइए आखिरी उदाहरण देखते हैं। यहां पर हमने प्रारंभिक किरण बनाई है तथा इससे एक कोण बनाती हुई अंतिम किरण इस प्रकार है। तो अगर आप ध्यान दें तो यह कोण क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त दिशा में बन रहा है, इसलिए यह कोण ऋणात्मक यानी नेगेटिव होगा और इसको हम इस प्रकार लिखेंगे -45 डिग्री। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और रेडियन माप पर नजर डालते हैं। एक इकाई त्रिज्या के एक वृत्त में 1 इकाई लंबाई के चाप द्वारा शीर्ष पर बनाए गए कोण को 1 रेडियन कहते हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार। यहां पर यह एक रेखा है जो एक कोण बना रही है। अब यदि हम इन दोनों को त्रिज्या मान के एक वृत्त खींच दें, तो इस कोण के द्वारा यदि वृत्त के चाप की लंबाई 1 इकाई है,
तो यह कोण एक रेडियन कोण कहलाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कोण तथा पाई के बीच संबंध देखते हैं। एक इकाई त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि आप लोग पढ़ ही चुके हैं, जिसका मान होता है 2 पाई। इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि r त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि कितनी होगी। तो यदि एक इकाई त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि 2 पाई होगी तो r त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि 2 पाई r होगी। अब आइए हम एक सूत्र का प्रयोग करते हैं जो होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। इसके लिए हम एक पूरे घूर्णन का कोण देखते हैं। तो एक घूर्णन में बना कोण होता है चाप बटे त्रिज्या। तो टोटल चाप हमारी कहलाएगी वृत्त की परिधि, जो कि होगी 2 पाई r, और वृत्त की त्रिज्या होगी r। तो इस प्रकार एक घूर्णन में बने कोण का मान हमें मिल जाता है 2 पाई, और इसलिए हम 2 पाई को 360 डिग्री के इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और रेडियन तथा वास्तविक संख्याओं के मध्य संबंध देखते हैं। इसके लिए हम एक वृत्त लेते हैं। हम सभी जानते हैं कि वृत्त की परिधि 2 पाई r होती है, जो कि रेडियन में है, तथा हम इससे स्पर्श करती हुई एक स्पर्श रेखा लेते हैं जिसका नाम है AOB। अब यदि रेखा AO को मोड़ दिया जाए वृत्त के ऊपर तथा रेखा OB को भी इसी प्रकार दाईं ओर से मोड़ दिया जाए वृत्त के ऊपर, तो रेखा AOB पूरी तरह वृत्त को ढक लेगी, और इस प्रकार वृत्त की परिधि तथा रेखा AOB एक समान रूप से व्यवहार करेंगी। पर यदि हम देखें तो रेखा AOB की लंबाई एक वास्तविक संख्या के रूप में लिखते हैं तथा वृत्त की परिधि को हम रेडियन की टर्म्स में लिखते हैं। तो इस प्रकार वास्तविक संख्या तथा रेडियन को हम समान रूप से ले सकते हैं, क्योंकि रेडियन तथा वास्तविक संख्या एक समान व्यवहार करती हैं। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और डिग्री तथा रेडियन के मध्य संबंध देखते हैं। इसके लिए हम एक प्रारंभिक किरण लेते हैं जो कि इस प्रकार एक पूरा घूर्णन करके कोण बना रही है। चलिए आगे देखते हैं। एक घूर्णन में बना कोण बराबर 360 डिग्री, जो कि आप पढ़ ही चुके हैं। इसी प्रकार एक घूर्णन में बने कोण को 2 पाई रेडियन भी कह सकते हैं, और इसके अनुसार हम लिख सकते हैं एक रेडियन बराबर 360 बटे 2 पाई, जिससे हमें वैल्यू मिलती है 57 डिग्री 16 मिनट। तो यहां से हमें रेडियन तथा डिग्री के मध्य संबंध मिल जाता है। दोस्तों मान लीजिए कि ये एक वृत्त है और उसकी त्रिज्या 1 है, तो इस हिसाब से इस बिंदु के निर्देशांक होंगे 1, 0, यानी x का निर्देशांक होगा 1 और y का निर्देशांक होगा 0। इस बिंदु के निर्देशांक होंगे 0, 1, इस बिंदु के निर्देशांक होंगे -1, 0, और इस बिंदु के निर्देशांक होंगे 0, -1। तो दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं इस वृत्त की त्रिज्या का मान 1 है, तो चलिए इसे इस दिए गए वृत्त में प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए इस बिंदु के निर्देशांक होंगे a और b। हमने b को इस तरह से प्रदर्शित किया है और a को इस तरह से, और मान लीजिए ये पॉइंट m है। तो दोस्तों ये त्रिभुज यानी कि OMP एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज के कोण का मान है x।
तो चलिए, अब तक हम जान चुके हैं कि OMP एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज के नियम के अनुसार cos x बराबर आधार बटे कर्ण, यानी कि cos x बराबर बेस बाय हाइपोटेन्यूज। इसी तरह sin x बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब दोस्तों, हम जानते हैं एक समकोण त्रिभुज की अगर बात करें तो उसमें बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है। तो इस समकोण त्रिभुज यानी OPM की बात करें तो हमारे पास ये समीकरण आ जाएगा जो है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 1। अब a का मान cos x है और b का मान sin x है, तो ऊपर दिए गए समीकरण में अगर हम यही मान पुट करें तो हमारे पास cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x बराबर 1 आ जाएगा। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि हम किसी भी पॉइंट के निर्देशांक को cos x, sin x से लिख सकते हैं, क्योंकि a का मान cos x है और b का मान sin x है। यहाँ पर x उस कोण का मान है जो उस रेखा पे बना हुआ पॉइंट x एक्सिस के साथ बनाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले शीर्षक की ओर, जिसका नाम है त्रिकोणमितीय फलन। दोस्तों, अगर ये x यानी कि ये कोण जो OP रेखा x एक्सिस के साथ बना रही है, अगर इस कोण का मान 0 हो जाए तो b यानी कि निर्देशांक y का वो भी 0 हो जाएगा, क्योंकि b बराबर sin x, और अगर sin में x को हम 0 कर दें तो sin 0 gives 0। इसी तरह से अगर उस कोण का मान π/2 हो यानी 90 डिग्री हो तो sin π/2 बराबर 1 हो जाएगा। अगर हम x के मान को पाई कर दें तो sin π बराबर 0 होगा, और यदि x का मान 3π/2 हो यानी 270 डिग्री तो sin का मान -1 होगा, और फाइनली अगर x का मान 2π हो तो sin का मान sin 2π का मान 0 हो जाएगा। चलिए इसे ग्राफ की हेल्प से समझते हैं। ये हमारे पास sin x का ग्राफ है। चलिए सबसे पहले इसमें sin के सभी कोण को दिखाते हैं। अब ध्यान दीजिए कि 0 डिग्री पर sin फलन का ग्राफ 0 को ही छू रहा है, और π/2 पर sin फलन का मान अधिकतम हो जाता है यानी कि 1, और उसके बाद दोबारा पाई पर जाने तक sin फलन फिर से 0 हो जाता है, और 3π/2 पर इसका मान फिर से अधिकतम हो जाता है, पर साथ ही नेगेटिव भी हो जाता है। 2π तक आते आते ग्राफ फिर से 0 को छू जाता है। ध्यान दीजिए कि sin की अधिकतम मान 1 है और न्यूनतम मान -1 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब तक हमें ज्ञात हो चुका है कि किसी भी पॉइंट के निर्देशांक यानी a b को हम cos x या sin x से भी लिख सकते हैं। चलिए अब cos x में जो x यानी कि कोण के मान को समझते हैं। अगर x का मान 0 हो यानी cos 0 बराबर 1, x का मान 0 हो यानी कोण का मान अगर 0 होगा तो cos फंक्शन का जो मान है वो 1 के बराबर होगा। अगर x का मान π/2 हो तो cos π/2 बराबर 0। अगर x का मान π हो तो cos π किसके बराबर होगा? -1 के। अगर x का मान 3π/2 हो तो cos का मान 0 होगा। इसी तरह से अगर x का मान 2π हो तो cos का मान 1 होगा। चलिए इसे भी एक ग्राफ की मदद से समझते हैं। ये हमारे पास cos फलन का ग्राफ है। सबसे पहले हम इस ग्राफ में सभी पॉइंट्स को दिखाते हैं और उनके कोण को भी दिखाते हैं। 0 डिग्री पर cos फलन का ग्राफ अधिकतम हो जाता है यानी कि 1। π/2 पर cos फलन का मान 0 हो जाता है। उसके बाद दोबारा पाई पर जाने तक cos फलन का ग्राफ यानी cos फलन का मान अधिकतम पर नेगेटिव मान दिखाता है यानी कि -1। 3π/2 पर इसका मान फिर से 0 हो जाता है और
2 पाई तक आते आते ग्राफ फिर से अधिकतम हो जाता है। ध्यान दीजिए कि कॉस के ग्राफ में सबसे अधिकतम मान 1 है और सबसे न्यूनतम मान -1 है, जो कि साइन के ग्राफ में भी है। और एक चीज का और ध्यान रखना होगा कि जहां पर जिस कोण पर साइन की वैल्यू सबसे ज्यादा अधिकतम है, वहीं पर कॉस की वैल्यू सबसे ज्यादा कम होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पढ़ते हैं साइन और कॉस फलन के एंगल्स के बारे में। अगर साइन का कोण 2n पाई से बढ़ा दिया जाए तो साइन फंक्शन का मान बिल्कुल नहीं बदलेगा, वो सेम रहेगा। यानी कि साइन ऑफ 2n पाई प्लस x बराबर साइन x, जहां पर n बिलोंग्स टू इंटीजर यानी कि पूर्ण संख्या। इसी तरह से अगर कॉस का कोण 2n पाई से बढ़ा दिया जाए तो कॉस फंक्शन का मान भी बिल्कुल नहीं बदलेगा, वो भी सेम रहेगा। और यहाँ पर n पूर्ण संख्या है यानी कि इंटीजर। चलिए ऐसे ही कुछ और फॉर्मूलाज को ज्ञात करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है साइन x बराबर 0 इफ x बराबर 0 या प्लस माइनस पाई या प्लस माइनस 2 पाई या प्लस माइनस 3 पाई। यानी कि अगर कोण का मान, साइन के कोण का मान 0 या प्लस माइनस पाई या प्लस माइनस 2 पाई या सो ऑन, इन सब में से कोई हो तो साइन फलन का मान 0 होगा। इसी तरह से अगर कॉस फंक्शन में कॉस फंक्शन के कोण का मान प्लस माइनस पाई बाय 2 या प्लस माइनस 3 पाई बाय 2 या प्लस माइनस 5 पाई बाय 2 हो तो कॉस फंक्शन का मान 0 होगा। इसे और अच्छे से इस तरह से समझा जा सकता है कि साइन फंक्शन का मान 0 है अगर साइन के कोण का मान n पाई हो। n यानी कि इंटीजर यानी कि पूर्ण संख्या, वो 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है। इसी हिसाब से cos x बराबर 0, जहां पर x की वैल्यू है 2n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 2। यहाँ पर 2n प्लस 1 का मतलब विषम गुणांक यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। अगर x का मान यानी cos के कोण का मान एक विषम गुणांक है पाई बाय 2 का, तो cos फंक्शन का मान 0 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए पढ़ते हैं कुछ त्रिकोणमितीय फलनों के गुणों के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे साइन और कोसेकेंट x के बारे में। अब ध्यान दीजिए कि साइन x बराबर 1 बाय कोसेकेंट x। यहाँ पर x कोण है यानी कि साइन फंक्शन कोसेकेंट फंक्शन का रेसिप्रोकल है। इसी तरह से कोसेकेंट फंक्शन साइन फंक्शन का रेसिप्रोकल है यानी कि कोसेकेंट x बराबर 1 बाय साइन x। इसी तरह से cos x बराबर 1 बाय सीकेंट x और सीकेंट x बराबर 1 बाय cos x। इसी हिसाब से tan x बराबर 1 बाय cot x और इसी से हम cot x बराबर 1 बाय tan x निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इस स्लाइड को हमको बहुत ध्यान से समझना होगा। हमने अभी अभी पढ़ा कि कोसेकेंट x बराबर 1 बटे साइन x और हमें ये भी पता है कि cot x बराबर cos x बाय साइन x। अब दोस्तों ये दोनों फलन यानी कोसेकेंट x और cot x तभी माननीय होंगे जब दोनों फलनों के हर यानी डिनोमिनेटर 0 ना हो। यानी कि साइन x कोसेकेंट x में और cot x में जो sin x है, ये दोनों अगर 0 के बराबर ना हो तो कोसेकेंट x और cot x दोनों ही फलन माननीय होंगे। अब sin x कब 0 हो सकता है? जब sin x में कोण का मान n पाई हो। तो इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कोसेकेंट x और cot x फंक्शन तभी माननीय होंगे जब x की वैल्यू n पाई के बराबर ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हमें यह भी पता है कि सीकेंट x बराबर 1 बाय कॉस x और tan x बराबर sin x बटा cos x। तो दोस्तों सीकेंट x और tan x भी तभी माननीय होंगे जब इन दोनों फलन के जो डिनोमिनेटर हैं यानी हर हैं वो cos x 0 ना हो। अब cos x 0 कब होगा? जब cos x में कोण का मान 2n+1 पाई बाय 2 हो। अगर x के मान पाई बाय 2 के विषम गुणांक के बराबर है तो सीकेंट x और tan x दोनों फंक्शन माननीय नहीं है, और अगर ऐसा नहीं है तो ये दोनों फंक्शन माननीय हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम कुछ त्रिकोणमितीय सरल समीकरणों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों ये समीकरण हमने अपनी सबसे पहली स्लाइड में पढ़ा था, जो है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1। अगर हम इस समीकरण को sin स्क्वायर x से भाग कर देंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से समीकरण बन जाएगा, जो है sin स्क्वायर x बटे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बटा sin स्क्वायर x बराबर 1 बाय sin स्क्वायर x। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास 1 प्लस cot स्क्वायर x बराबर कोसेकेंट स्क्वायर x आ जाएगा। दोस्तों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट समीकरण है, आप इसको अपनी कॉपी में प्लीज नोट कर लीजिए। चलिए sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1 वाले समीकरण को यूज करके हम एक और समीकरण बनाते हैं। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1। अगर इसी समीकरण को अब हम cos स्क्वायर x से भाग करते हैं तो हमारे पास आएगा sin स्क्वायर x बटे cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बटे cos स्क्वायर x बराबर 1 बाय cos स्क्वायर x। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक समीकरण आएगा, जो है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x बराबर सीकेंट स्क्वायर x। तो दोस्तों आप इन सभी समीकरणों को याद रख लीजिए।